वक्त की रफ्तार। भाई सफल कुमार, मान गए हम आपको, मान गए। करोड़ों के भारद्वाज को आपने 5,000 रुपए के चक्कर में अंदर करा दिया। वो कहते हैं ना कि जहां काम ना आई तलवार, वहां काम आ गई एक छोटी सी सुई। भाई हम बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। डीएम साहब, हर बात की अपनी अपनी अहमियत होती है। आपने अपनी तरफ से खूब तलवार घुमाई, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। बाल बांका कैसे होता? उसके सर पर तो बाल ही नहीं है। हमने भारद्वाज को सरकारी ऑफिस से उठाकर सरकारी काल कोठरी में डाल दिया। हमने तो आपसे पहले भी कहा था कि भारद्वाज का इलाज हम करेंगे। उस ईमानदारी की सफेद मूर्ति पे रिश्वत का काला दाग लग ही गया, देखा? लेकिन सफल कुमार, तुमने भारद्वाज को फंसाने के लिए अपना कौन सा मोहरा इस्तेमाल किया है? उसके ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क कुलकर्णी। एक बात याद रखो मधुकर, जब किसी राजा को मारना हो तो उसके छोटे मोटे मोहरे को खरीद लो, क्योंकि वो अपने मालिक को हमसे बेहतर जानता है। बस डीएम साहब यूं समझ लीजिए कि हमने करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए एक सस्ते चौकीदार को रख दिया है, कुलकर्णी। सफल कुमार, अब तुम चादर तान के सो जाओ और खूब नोट कमाओ। अच्छा हुआ ये सर का दर्द चला गया। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैंने कुछ पत्रकार दोस्तों को यहां पे दावत के लिए बुलाया। पत्रकारों को? लेकिन पत्रकारों का यहां क्या काम सफल कुमार? दुनिया में कभी भी किसी बड़े आदमी को सही मानों में जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी नजरों में एक इमेज सा बना हुआ होता है जिसको वो सच मानते हैं। आज हम अपने इमेज को सुधारना संवारना चाहते हैं और भारद्वाज के इमेज को गिराना चाहते हैं। पत्रकार दावत के बाद खुश होकर भारद्वाज की ईमानदारी की धज्जियां उड़ाएंगे और हमारे गुण गाएंगे, हमारे ईमानदारी के धंधे की बढ़ा चढ़ाकर बातें करेंगे। क्या सबल कुमार, अब हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी मोड़ पर हमारी राजनीति फेल हो जाए तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब और क्या चाहिए आपको? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने एक ईमानदार सरकारी ऑफिसर आर के भारद्वाज को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, और वो भी रिश्वत के जुर्म में। बहुत ही वफादार है आप अपने कर्तव्य के प्रति। आपने तो देश में कैंसर की तरह फैलते हुए भ्रष्टाचार को रोका है। हर विभाग में बीमारी की तरह से फैलते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है आपने। वाह, चंद सील लगे हुए रुपए मेरे घर से बरामद होते हैं और मैं गिरफ्तार हो जाता हूं। मेरी बरसों की साख, मेरी ईमानदारी, मेरी कर्तव्य निष्ठा, ये सब कुछ भी नहीं। क्या है मेरी गिरफ्तारी की वजह? चंद सील लगे हुए रुपए? क्या यह नहीं हो सकता कि किसी ने वो रुपए मेरे घर में रख दिए हो? बहुत ही खोखले नियम है तुम्हारे ऑफिसर। इन्हें तो बनने से पहले ही तोड़ देना चाहिए। पहले सिस्टम में बुनियादी परिवर्तन लाओ ऑफिसर, और फिर उसके ऊपर सुलझे हुए नियमों की इमारत बनाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जैसे ईमानदार ऑफिसर भी किसी झूठे इल्जाम में मेरी तरह धर लिए जाएंगे। बस बोल चुके आप, निकाल लिए अपनी मन की भड़ास। अब शांति से बैठे रहिए, समझे?
हेलो, सर आपसे मिलने कोई आया है। अंदर भेज दो। अरे शर्मा कैसे हो? हाँ नितिन, इस पेपर में साइन कर लो जरा। हाँ लो मिस्टर भारद्वाज, ये है मिस्टर नितिन, और नितिन ये है म्युनिसिपल कमिश्नर R.K. भारद्वाज। अरे शर्मा इन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो आपका फैन हूं सर। भारद्वाज जी, आपकी जमानत हो गई। आपकी जमानत मेरे दोस्त ने ली है। सर, मैं जानता हूं सर कि ईमानदारी के शरीर पर अगर इल्जाम का पत्थर फेंका जाए तो आग उगलेगा ही। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है यह हादसा मेरे साथ भी हो। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है सर कि आप पर यह आरोप लगा है और आप इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। वैसे मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं सर। बुराई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा सालों साल आपसे मिली है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था सर कि मुझे ही आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। मजबूर था अपने फर्ज के सामने। सर, क्या मैंने गलत किया? नहीं शर्मा, मुझे तो खुशी है कि तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए। और रही बात मुझ पर लगे हुए आरोप की, तो उसका फैसला न तो मेरे हाथ में न तुम्हारे हाथ में। लेकिन मुझे शक है सर कि आपको फंसाने की साजिश की जा रही है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती सर कि ईमानदार आदमी पर ही इल्जाम क्यों लगते हैं, लेकिन ईमानदार आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता। आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द मॉरल सपोर्ट शर्मा। सर, इसमें थैंक यू क्या बात है। आपको गिरफ्तार करना मेरी ड्यूटी थी और आपको जमानत दिलवाना मेरा कर्तव्य। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स सर। थैंक यू नितिन। अरे नहीं सर, इसमें थैंक्स की क्या बात है सर। जिस तरह शर्मा ने अपना कर्तव्य निभाया, उसी तरह मैंने भी अपना कर्तव्य निभाया, और मेरा यह कर्तव्य आपको घर छोड़कर ही खत्म होगा सर। अच्छा भाई, जैसी तुम लोगों की मर्जी। चलिए सर। आइए थैंक्स शर्मा। आइए। हाँ बेटे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कोई गुनाह नहीं किया बेटे। बेटे, ये नितिन है, इन्होंने ही मेरी जमानत कराई थी। इन्हीं की वजह से मैं आज छुटकारा पाया हूं। और नितिन, ये मेरी बहू है दिशा। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नितिन जी, थैंक यू वंस अगेन।
पता नहीं तुम्हारा ये एहसान मैं चुका भी पाऊंगा या नहीं। भारद्वाज साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मैं समझता हूं कि सिद्धांतों के लिए लड़ने वालों के पीछे समाज को खड़ा हो जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन किसी भी सदी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सिद्धांतों पर चलने वालों को या तो जिंदा जला दिया गया, या उन्हें गोली मार दी गई, और या फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। नितिन, उनके जीवन काल में इस समाज ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। और फिर मेरा केस तो सिद्धांत का नहीं है, मेरा केस तो मुझ पर लगाए गए रिश्वत के झूठे इल्जाम का है। लेकिन सर, सब लोग जानते हैं ये साजिश। सबके जानने से क्या होगा नितिन? कोर्ट को भी तो जानना चाहिए। कोर्ट भी जान जाएगा सर। सर, मेरा एक दोस्त वकील है, शहर का बड़ा नामचीन वकील है। वो आपकी केस जरूर ले लेगा। नहीं नितिन, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। आओ बैठो नितिन। भारद्वाज जी, आपकी इस लड़ाई में अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला दीजिए, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। नितिन, जब भी मैं तुम जैसे हिम्मतवर नौजवानों को देखता हूं तो मेरा हौसला और भी बढ़ जाता है। बाबूजी, चाय। हाँ बेटा। थैंक यू। वैसे नितिन, तुम करते क्या हो? सर, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं। शिपिंग कंपनी भी है और बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इतनी छोटी सी उम्र में काफी कुछ कर गुजरे हो। वैसे सर, आपका बेटा क्या करता है? करता था। मतलब? आई एम सॉरी। कब हुआ ये? नितिन जी, बाबूजी इस वक्त काफी टेंशन से गुजर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इस बात को यहीं छोड़ दें, प्लीज। आप सही कह रही हैं। आई एम सॉरी अगेन। बाबूजी, अब क्या परेशानी है? अब तो आपकी जमानत भी हो गई है। हाँ बेटी, जमानत तो हो गई, लेकिन मैं अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उसका दुख कैसा? दुख तो बेटी मुझे इस बात का है कि मैं अपने काम पर नहीं जा पाऊंगा, और वहां मेरे दुश्मन पता नहीं क्या क्या योजनाएं बना रहे होंगे। मैं यहां इतनी दूर बैठा बिना अधिकारों के उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। और अखबार वालों को तो तुम जानती ही हो, वो तो कुछ का कुछ बनाकर पेश कर देते हैं। दिव्य मोहन जी की गाड़ी पार करके मैं
बंगले से गुजर ही रहा था कि कुछ आवाजें सुनाई दी। कैसी आवाजें? अब रात का वक्त था। आवाजें तो शराब में धुत मौज मस्ती करते हुए आदमियों की थी। पेपर के पत्रकार थे, डीएम साहब तो थे ही, मधुकर था, भाऊ साहब थे। सारे जानवर जंगल में इकट्ठा हुए थे। लेकिन इस जश्न की वजह क्या थी? वजह तो हमारे डीएम साहब साल में 2 बार शादी की सालगिरह मनाते हैं, 5 बार जन्मदिन मनाते हैं। और फिर पैसे वालों को वजह की क्या कमी है? लेकिन इन बेवजह पार्टियों में बड़े बड़े लोग छोटे नजर आते, एकदम अदने। जैसे कि एसके खोसला, शहर के इज्जतदार बिल्डर, दारू के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए सड़क छाप लग रहे थे। सफल कुमार खोसला वो भी वहां पे था। नंदू, मुझे लगता है ये जश्न भरद्वाज जी को सस्पेंड करने की खुशी में मनाया जा रहा होगा, क्योंकि आजकल भरद्वाज नाम की मजबूत दीवार में हल्की सी दरार पड़ गई है। यह पार्टी उसी खुशी में होगी। भारद्वाज जी के सस्पेंड होने के बाद मंथन, रत्नाबाई दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई है। अब उसको कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, बल्कि भारद्वाज जी खुद बचाएंगे। भारद्वाज जी को सिर्फ कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया है, उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला। तुम देखना नंदू, बहुत जल्द उन पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित होगा और वो वापस आएंगे, और इस बार दुगनी शक्ति से वापस आएंगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है नंदू, और इस बार सच्चाई लौट कर आएगी सबके सामने जीत बनकर। इसी विश्वास पे तो हम जिंदा हैं कि एक दिन एक ऐसी सुबह आएगी जो हर मजबूर आदमी को अपना हक दिलाएगी। गुड मॉर्निंग भरद्वाज जी। अरे आप तो बिल्कुल ही सड़क पे आ गए। मेरे कहने का मतलब आप सड़क पे चल रहे हैं। सड़क पे चलने का ना मुझे कभी अफसोस था और न कभी होगा, क्योंकि इसी जमीन से मैं उठा हूं। इसी जमीन ने मुझे बनाया है और इसी जमीन की खुशबू मेरे रगों में बसी हुई है। और ऐसे इसी जमीन ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं जहां लात मारता हूं वहां से पानी निकल आता है। अरे लात मारने का शौक अभी तक नहीं गया, समझ कर रही हो भरद्वाज? कहीं शौक में अपनी टांगे ना तोड़वा दो जानी। टांग टूटने से इरादे नहीं टूटते एसके, तुम अपनी खैर मनाओ। नाखून कट गए, दांत टूट गए, लेकिन धारना नहीं गया। अरे ऐसे शेर से तो कुत्ते भी नहीं डरते। यार भूल जाओ तमाम बातों को भरद्वाज, मैं अब भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आओ बैठ जाओ गाड़ी में। तुमने ठीक कहा इसके, नाखून कट गए, दांत टूट गए, लेकिन फिर भी शेर कुत्तों से मदद नहीं मांगता।